स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो भारत की कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार है, उत्तर प्रदेश। जी। हमारे पास जो जानकारियां हैं वो इसके आकार, इतिहास, संस्कृति और हाँ, आज की आर्थिक तस्वीर भी दिखाती हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश इतना विशाल और महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। बिल्कुल। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन इसके साथ ही कुछ आर्थिक सवाल भी जुड़े हैं। क्या अरे, कहती हैं आप? बिल्कुल सही। ये सिर्फ बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि इसकी कहानी भारत की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी है, पुराने जमाने से लेकर आजादी की लड़ाई तक। यहाँ मौके भी है और जाहिर है चुनौतियां भी कम नहीं है। तो चलिए इन जानकारियों की तह में चलते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इसके पैमाने से। 24 करोड़ से ज्यादा लोग, मतलब आबादी के लिहाज से ये भारत का नंबर 1 राज्य है। जी हाँ। और साइज के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा। एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि 1950 में इसका नाम बदला गया था। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश हुआ। हाँ, ये एक तरह से अपनी पहचान को दोबारा स्थापित करने जैसा था। हाँ, शायद अपनी स्वदेशी पहचान की ओर वापसी। हाँ, और इतनी बड़ी आबादी का सीधा मतलब है देश की राजनीति में बड़ा दखल। बिल्कुल। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें। ये आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का वजन कितना है। ये तो है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें तो राजधानी लखनऊ है और हाईकोर्ट प्रयागराज में है। अच्छा। पूरा राज्य 18 डिवीजन और 75 जिलों में बटा हुआ है, जो इतने बड़े इलाके और लोगों को संभालने के लिए मतलब जरूरी भी है। हाँ, इतने बड़े स्केल पे तो ये जरूरी हो गई। और जब इतने सारे लोग हैं तो जमीन पर दबाव भी होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, 1001 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। जी। और सूत्रों के मुताबिक करीब 78% आबादी अब भी गांवों में रहती है। ये दिखाता है कि राज्य की जड़ें आज भी काफी हद तक खेती किसानी से जुड़ी हैं। सही बात है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत वो सुधरा है। 2024 में ये 78% से ज्यादा हो गया है। हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है। और लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी बेहतर हुई है। 2021 में 1015 थी। जी, पर यहीं पर एक बड़ा सवाल या कहें कि एक पहेली सामने आती है, जिसका जिक्र हमारे सूत्रों में बार-बार है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी ह्यूमन कैपिटल या काम करने वाले हाथ होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत आमदनी, हाँ। वो करीब 1,27,468 रुपए देश के औसत से काफी कम है। गरीबी एक लगातार बनी रहने वाली मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि इकोनॉमी ज्यादातर खेती पर टिकी हुई है और गांवों में प्रति व्यक्ति पैदावार कम है। हाँ, मतलब कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। जी, राज्य के आगे बढ़ने का रास्ता शायद इसी में छुपा है कि कैसे इस नौजवान आबादी को खेती से निकालकर ज्यादा मुनाफे वाले उद्योगों और सेवाओं की तरफ लाया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है। ये तो वाकई बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो इस पहेली को ध्यान में रखते हुए जरा यहाँ की जमीन यानी भूगोल को समझते हैं। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे ऊपर उत्तर में है तराई भाबर पट्टी। तराई भाबर। हाँ, ये हिमालय के पैरों वाला इलाका है। भाबर में जमीन कंकड़ पत्थर वाली है, जहाँ नदियां अक्सर जमीन के नीचे चली जाती हैं, और तराई थोड़ी दलदली घने जंगलों वाली है। अच्छा। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना खूब होता है। फिर बीच में आता है विशाल गंगा का मैदान। ये तो राज्य का दिल लगता है, एकदम सपाट उपजाऊ मिट्टी वाला इलाका। बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी जो गंगा और उसकी सहायक नदियों ने बनाया है। जाहिर है यहीं सबसे ज्यादा खेती होती होगी। बिल्कुल, ये कृषि का गढ़ है। और फिर दक्षिण में है पहाड़ियां और पठार। ये विंध्य पहाड़ों का हिस्सा है। अच्छा, विंध्य वाला इलाका। हाँ, जमीन थोड़ी ऊबड़-खाबड़ है, चट्टानी है, पानी भी कम है। लेकिन यहाँ जमीन के नीचे का खजाना है। चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट जैसे खनिज मिलते हैं। तो मतलब ये भूगोल सीधे सीधे यहाँ की इकोनॉमी और मुश्किलों से जुड़ा हुआ है। हाँ, सीधा कनेक्शन है। उपजाऊ मैदान इसे भारत का अन्न का कटोरा बनाते हैं। हाँ। तो दक्षिणी पठार खनिजों पर आधारित इंडस्ट्रीज का आधार है। लेकिन यही मैदान खासकर पूर्वी जिले मॉनसून में बाढ़ के लिए बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि जमीन नीची है। ओह, ये भी है। और पश्चिमी जिलों में पानी का निकास ठीक ना होने से वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो जाती है। तो जो चीज वरदान है
वही मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। बिल्कुल। और नदियां, यहाँ तो नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, ये सब हिमालय से आती हैं। मतलब साल भर पानी रहता होगा। जी हाँ, सदाबहार नदियां हैं। ये सिंचाई और आने जाने के लिए लाइफलाइन जैसी होंगी। बिल्कुल सही। और दक्षिण में विंध्या पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये भी राज्य के दक्षिणी हिस्से से बहती हैं और पानी मुहैया कराती हैं। अच्छा। मौसम की बात करें तो यहाँ ज्यादातर ट्रॉपिकल मॉनसून वाला मौसम रहता है। अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी, मार्च से जून तक तेज गर्मी और फिर जून से सितंबर तक बरसात, जिसमें लगभग 90% बारिश होती है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं। जी उत्तर प्रदेश का इतिहास तो बहुत बहुत पुराना है। जी वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश कहते थे। जी। भारद्वाज, गौतम, वाल्मीकि जैसे बड़े बड़े ऋषि यही हुए। हाँ कहते हैं रामायण और महाभारत की कहानियां भी इसी धरती से जुड़ी हैं। हाँ, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये इलाका जैन और बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र बना। अच्छा। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति मिली। अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, मथुरा जैसे शहर ज्ञान और धर्म के बड़े सेंटर बन गए। और फिर मध्यकाल में गंगा के मैदानों पर कब्जा रखना तो हर बड़े राजा के लिए जरूरी रहा होगा। मौर्य, कुषाण, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार। जी, इन सब ने यहाँ राज किया। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तो बहुत मशहूर हैं। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, कन्नौज। और मुस्लिम शासन के दौरान यहाँ एक गजब का संगम हुआ हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों का। अच्छा, कैसे? कबीर जैसे संत कवि और तुलसीदास व सूरदास जैसे कवियों ने इसे और मजबूत किया, जिन्होंने आम लोगों की भाषा हिंदी और दूसरी बोलियों को बढ़ाया। अवध के नवाबों, खासकर वाजिद अली शाह, आसफुद्दौला ने लखनऊ की तहजीब पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लखनऊ की तहजीब, हाँ वो तो मशहूर है। यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है ना। 19वीं 20वीं सदी में उत्तर प्रदेश जो पहले ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, हाँ, वो अंग्रेजों के खिलाफ फिरोज का एक बड़ा गढ़ बन गया। 1857 की क्रांति, जिसे आजादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, वो मेरठ से शुरू हुई। जी, मेरठ से। और देखते देखते कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अब प्रयागराज तक फैल गई। बिल्कुल। ये क्रांति सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण, धर्म में दखल देने के डर और राज्यों को हड़पने की नीति के खिलाफ एक बड़ा रिएक्शन था। इसी क्रांति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे नायकों को जन्म दिया, जो आज भी हिम्मत की मिसाल हैं। सही बात है। और आज़ादी की लड़ाई में आगे भी उत्तर प्रदेश का रोल बहुत अहम रहा। लखनऊ शहर तो एक बड़ा पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया था। हाँ। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत खास था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। जी, वो समझौता। हाँ, और कहते हैं यहीं पर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू पहली बार मिले थे। ये मुलाकात आगे चलकर कितनी अहम साबित हुई। बिल्कुल। इतना ही नहीं, राज्य क्रांतिकारियों का भी गढ़ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ये वो क्रांतिकारी संगठन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी स्थापना 1924 में लखनऊ में ही हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग इससे जुड़े थे। अच्छा। ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे इस राज्य की पहचान सिर्फ ज्ञान और संस्कृति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने राजनीतिक संघर्ष के जरिए आधुनिक भारत की शक्ल तय करने में भी बड़ा रोल निभाया। ये तो साफ दिखता है। इस सब के बाद बाजरा जैसी फसलें उगाने में देश में सबसे आगे है। दालें, तिलहन भी खूब होती हैं। गन्ना यहाँ की सबसे जरूरी कैश क्रॉप है। हाँ, गन्ना। 1960 के दशक की हरित क्रांति ने यहाँ की पैदावार बढ़ाने में मदद की। जी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सर्विस सेक्टर, जिसमें ट्रैवल, टूरिज्म, रियल एस्टेट, फाइनेंस जैसी चीजें आती हैं। हाँ, वो अब राज्य की GDP में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, यहाँ सरकारी कारखाने भी हैं जो भारी मशीनें, स्टील, खाद बनाते हैं, और पुराने उद्योग जैसे कपड़ा और चीनी मिलें आज भी बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं। और कुछ शहरों की तो अपनी खास पहचान बन गई है, जैसे कानपुर, चमड़ा उद्योग का केंद्र। हाँ, चमड़े के काम के लिए। हाँ, लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई, वो कपड़े पर सुई धागे से की जाने वाली बारीक कला, बहुत खूबसूरत, तो दुनिया भर में मशहूर है। वाराणसी अपनी रेशमी साड़ियों और जरी के काम के लिए फेमस है। हाँ। और मिर्जापुर भदोही इलाके में देश के लगभग 90% कालीन बनते हैं। 90%।
ये तो बहुत ज्यादा है। जी, मुरादाबाद पीतल के खूबसूरत सामान के लिए जाना जाता है, खुर्जा अपनी चमकदार मिट्टी के बर्तनों के लिए, खुर्जा पॉटरी, हाँ। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों और सामान के लिए, और